तो बच्चों राइट डाउन द हेडिंग. हेडिंग इज मैट्रिसेस, MATRICES. ये स्पेलिंग होती है मैट्रिसेस की, या आप एक कंप्लीट हेडिंग भी डाल सकते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. और ये आपका हो गया लेक्चर नंबर 1. जब मैं एटलीस्ट ऐसे 8 लेक्चर्स लूंगा तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स क्या है. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं. यस बेटा बोलिए. तो डिटरमिनेंट मतलब पुराना वाला चैप्टर खत्म हो गया या अभी उसमें कुछ करवाएंगे? पुराने वाले चैप्टर में थोड़ा सा अभी करवाएंगे, ले जाके थोड़ा सा बचा है, मतलब 2 या 3 पेजेस के बचा है क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कराने के लिए, बस वो. टेंजेंट एंड नॉर्मल में ना सर? नहीं, टेंजेंट नॉर्मल नहीं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में. टेंजेंट एंड नॉर्मल करा दिए थे. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस में मैं 3 पेजेस आप छोड़ सकते हैं. इन 3 पेजेस में थोड़े क्वेश्चंस में और भी करा दूंगा, लेकिन लेटर ऑन. अभी हम लोग यहाँ पर मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आपके टर्म 1 के चैप्टर में जो बिल्कुल ही अनटच्ड है, इसको आप बिल्कुल आप ले लीजिए, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन तो काफी ज्यादा सीख चुके हैं. तो उसका एप्लीकेशन आप कभी भी अपने आप से भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले लिखते हैं अ सेट ऑफ m क्रॉस n numbers. A set of m cross n numbers arranged in the form of ordered set of n ordered set of m rows and n columns is called m cross n मैट्रिक्स. ठीक है बच्चों. तो बच्चों जैसे मान लो आपके पास 4 नंबर है, तो 4 नंबर को अरेंज करने का क्या तरीका हो सकता है? या तो आप उनको 2 रो 2 कॉलम में अरेंज कर दो, या तो आप 4 रो 1 कॉलम में अरेंज कर दो, या 1 रो 4 कॉलम में अरेंज कर दो. तो जो भी आपके पास नंबर्स हैं उनको अरेंज करना इस तरह से, ताकि कुछ नंबर्स आपके रो में नजर आए, कुछ नंबर्स आपके कॉलम में नजर आए. तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं कि आपने ये जो रिप्रेजेंटेशन किया है एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, जिसमें आपको m रोज नजर आ रही है, n कॉलम्स नजर आ रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स. यानी मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स बेसिकली एक नंबर्स का नया अरेंजमेंट है. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो आपको 6 नंबर्स अरेंज करने हैं, तो आप 2 क्रॉस 3 में भी कर सकते हो, मतलब 2 रो 3 कॉलम में भी कर सकते हो, या 3 रो 2 कॉलम में भी कर सकते हो. तो आपके पास 6 नंबर हो, 4 नंबर हो, 9 नंबर हो, तो उनको अरेंज करने का एक नया तरीका आप पढ़ने जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं मैट्रिसेस. और इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा? रो में और कॉलम में. तो बच्चों ये जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है. इसमें आपको ये समझना होगा कि मतलब क्या है. डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, इसका मतलब क्या है ये समझना है. अब बच्चों अगर आपने कभी मैट्रिक्स देखी नहीं है, लेकिन आपने देखी तो जरूर होगी, तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह से करते हैं. ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह के ब्रैकेट्स को बना करके. ठीक है. इस तरह के ब्रैकेट्स को बना के हम लोग मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं. जैसे मैं आपके सामने कहूं कि यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लिख रहा हूं A11, यहाँ लिखा A12, यहाँ लिखा A21, यहाँ लिखा A22. तो बच्चों जैसे मैंने A11 लिखा है, तो इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट है? ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सर, और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. तो बच्चों आपको ये समझना होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और जिनको पहले से पता है वो अपना रिवीजन कर सकते हैं. तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट रो है और ये आपकी सेकंड रो है. ठीक है. ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है. तो बच्चों ये जो एलिमेंट है आपका A11, वो कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है आपका पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट है. कौन? A11. ध्यान दीजिएगा. उसी तरीके से A12 क्या है?
पहली रो दूसरी कॉलम का एलिमेंट है। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जो लिखते हैं AIJ, तो ये AIJ रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। समझ में आया? तो अगर हम A21 लिखते हैं तो उसका मतलब ये एलिमेंट कौन सा है? A21, वो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो देखो ये आपका A21 हो गया। A22 क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो ये आपका A22 हो गया। तो बच्चों दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 नंबर्स। समझ में आया? और आपने कैसे अरेंज किया है? उसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। लेकिन आपने तो कहा था सर कि इनके अरेंजमेंट के काफी सारे मेथड हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहां पर नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पहली हेडिंग आप लोग डाल दो, उसका नाम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या नाम होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। आप कहोगे सर ये तो नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो हो और उतनी ही कॉलम हो, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप लिख लीजिए अ मैट्रिक्स इन विच the number of rows is equal to the number of column, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मेरे ख्याल से स्क्वायर मैट्रिक्स सभी को क्लियर हो गया, कोई बहुत बड़ा इसमें फंडा नहीं है कि मैं आपको समझाता रहूं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अभी भी आपको कंफ्यूजन है, तो मैं आपको 2 मैट्रिक्स बना करके दे देता हूं, उनका नाम है A और B। तो जो पहली मैट्रिक्स बना रहा हूं उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ऑर्डर का मतलब उसमें कितनी रो और कितनी कॉलम है, तो उसमें 2 रो 2 कॉलम है। और जो दूसरी मैट्रिक्स बना रहा हूं उसमें 3 रो 3 कॉलम है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितनी रो है उतनी ही कॉलम है, जितनी रो है उतनी ही कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया? तो अगर आप एलिमेंट्स लिखना चाहें तो एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स आप अपने आप से भी लिख सकते हैं या कोई रैंडम एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो मैंने उन एलिमेंट्स की वैल्यू भी लिख दी है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि मैं आपको समझाता ही रहूं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बच्चों यहां पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बच्चों बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें से मैं कुछ आपको टाइप्स बता दूंगा और बाकी 1-2 टाइप्स आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में सिखाऊंगा, क्योंकि वो इस तरह से थ्योरी में क्लियर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स इन विच, लिखना स्टार्ट करिए। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। तो बच्चों मैंने क्या लिखा? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? नंबर ऑफ रोज से। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जैसा कि मैं आपको बना के दे रहा हूं। तो ये देखिए जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है उसमें 2 रो और कॉलम कितनी है? 3 कॉलम है। 2 रो 3 कॉलम, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 3। 2 रो 3 कॉलम। तो बच्चों ये याद रखना, सबसे पहले रो लिखते हैं और उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो उसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 3। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ध्यान से देखने पर पता पड़ेगा कि इसमें कॉलम्स की संख्या ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है। किससे? नंबर ऑफ रोज से।
इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या नाम होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो बच्चों यहां तक होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा और मैट्रिक्स का मतलब, उसका रिप्रेजेंटेशन आपने समझना चालू कर दिया है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। सारे बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, और जिस तरह से आपने अपनी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को एक्सप्लेन किया उसी तरीके से आप उसका वाइस वर्सा करके वर्टिकल मैट्रिक्स को भी अपने आप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या लिखाया, मैंने बताया कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो जाएंगी, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। तो मैं आपके सामने एक वर्टिकल मैट्रिक्स बना रहा हूं, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली बच्चे पूछने लगते हैं कि सर अगर रोज और कॉलम इक्वल नहीं हुए तो कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो अब आप जवाब दोगे कि या तो वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो सकती है या तो वो वर्टिकल मैट्रिक्स हो सकती है। और वर्टिकल मैट्रिक्स में जैसा हमने आपको सिम्टम्स बताए कि इसमें रोज ज्यादा होंगी, कॉलम कम होंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, इसलिए हम इसका नाम देंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। समझ गए? यस सर। ओके, तो बच्चों ये टाइप्स समझना काफी जरूरी। सर एक बार आवाज नहीं आ रही। मैट्रिक्स में सॉल्व वॉइस नहीं आ रही सर। सर वॉइस गॉट। ओके बच्चों, तो मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया, मैंने आपको नेक्स्ट हेडिंग बताई थी, दिस इज योर रो मैट्रिक्स, और मैंने आपको उसमें जस्ट अभी बताना स्टार्ट किया है अ मैट्रिक्स हैविंग एंड, ध्यान से लिखिए, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो बच्चों लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है रो मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का। वो कहते हैं कि सर वो एक ही तो बात हुई, चाहे रो मैट्रिक्स हो चाहे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो। ऐसा नहीं है, अगर एक ही बात होती तो मैं इसकी डेफिनेशन अलग से ना लिखवाता, ठीक है ना। तो रो मैट्रिक्स में क्या आपको नजर आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक रो नजर आएगी, चाहे वो जैसी भी हो, नजर सिर्फ एक ही रो आएगी, इसलिए हम उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। और रो मैट्रिक्स आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मत कहिएगा, रो मैट्रिक्स बिल्कुल अलग से आपको जैसे मैंने बताया है ऐसे ही डिफाइन की जाती है। ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स डालिए आप लोग, कॉलम मैट्रिक्स। हैव ओनली वन कॉलम। हाँ हाँ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। यस, लिखिए अ मैट्रिक्स having only one column, a matrix having only one column is called column matrix। ठीक है, बहुत इजी सी डेफिनेशन है, मतलब किसी को भी समझ में आ सकती है, मतलब इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि मैं इसमें बार बार चिल्लाऊं और बताऊं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। तो सभी बच्चों ने कॉलम मैट्रिक्स बहुत ढंग से लिख ली होगी। अभी हमारे पास सूर्यांश प्रताप वेटिंग रूम में है, कृपया सभी बच्चे अपना कैमरा चालू रखें
और पढ़ाई में योगदान दें। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसका डायगोनल 1 है। आइडेंटिटी, यस बेटा, आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो बच्चों हम लोग ये इसको वो स्टार्ट मैट्रिक्स करते हैं। होते हैं जिसका डायगोनल 1 होता है। यस बेटा, गुड। तो हरप्रीत ने थोड़ा बहुत पहले से ही पढ़ रखा है। गुड हरप्रीत। तो बच्चों मैं आपको बना करके दिखाता हूं किस तरह से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नजर आएगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, वो आपके पास बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको जिन भी दो मैट्रिक्स का एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं विद इन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, उन दोनों मैट्रिक्स में आप ध्यान से देखें तो वो दोनों ही मैट्रिक्स मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई है। ठीक है ना? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह हम बना सकते हैं। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि हमारे छोटे भाई हरप्रीत ने बताया, कि यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 1 होंगे। तो उसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया है। तो आप देख सकते हैं दोनों के ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। अब बच्चों इसमें बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी होगी नल मैट्रिक्स। सर आपने ग्रीन से क्या मैट्रिक्स 0 हो जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा? सर वो पहले वाले में डायगोनल में जीरो भी तो हो जाएंगे सर डायगोनल में। क्या कह रहे हो बेटा? सर पहले एग्जांपल में डायगोनल में 0 0 भी तो आ जाएगा सर ना। डायगोनल में मेरी बात सुनिएगा, जैसा मैंने जो डेफिनेशन बनाई है वो डेफिनेशन पहले से ही डिफाइंड है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 1 ही होने चाहिए। आप उसको 1 1 रखिए और बाकी जगह आपको 0 पुट करना है। और उसका रिप्रेजेंटेशन हम इसी तरह से करते हैं, किसी और तरह से रिप्रेजेंट मत करिए, वरना आपको क्वेश्चंस करते समय घबराहट होगी। क्योंकि अपने कोई भी रूल ना बनाइए, क्या, क्योंकि ये सारे रूल्स पहले से ही जिनको मैट्रिक्स ने बनाया था, ह्यूगो de Vries करके कोई साइंटिस्ट था, उसने बनाया था। तो वो रूल फॉलो ही नहीं होगा। आइडेंटिटी मतलब 1 यस, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो 1 आना चाहिए। तो अभी हम लोग ने डिटर्मिनेंट पढ़ा नहीं है, तो बाय द वे उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं, आपके सामने आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक नल मैट्रिक्स भी बना रखी है। तो नल मैट्रिक्स उसे कहेंगे, उसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है या किसी भी रैंडम ऑर्डर की हो सकती है। सिर्फ आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नल मैट्रिक्स अगर हम कह रहे हैं तो उसके अंदर हर एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी बच्चों और भी मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं जो मैं आपको ड्यूरिंग जेई के क्वेश्चंस या बोर्ड के क्वेश्चंस बताते समय आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले आपको इतने टाइप्स 100% पता होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको यही ना पता हो, इसी में ही धोखा हो जाए और आपका एक सिंपल सा एमसीक्यू गलत हो जाए। सर वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेट हो गया। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अभी बताते हैं, लास्ट में बता देंगे। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हाँ अभी हम एक सेकेंड शांति अभी करते हैं। तो सभी बच्चे नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। और सभी बच्चों के लिए मैंने फिर से स्क्रीन शेयर कर रखी है, आप आराम से लिख सकते हैं। और बच्चों जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है उसका मतलब ये होता है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ, ये देखिए ये डेफिनेशन लिखी है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या यदि नंबर ऑफ रोज से ज्यादा होती है तो उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। और यदि नंबर ऑफ रोज की संख्या नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होती है तो उसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको दोबारा रिपीट कर दिया है। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना बाद में आप रिकॉर्डेड लेक्चर की हेल्प से भी लिख सकते हैं। जब लिखना चाहें तब लिख सकते हैं।
सर आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बता दी सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों भी हम लोग आगे दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये तो सिर्फ मैंने एक डेफिनेशन बताई है कि बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में 1 1 1 ही आपको नजर आएगा। इसलिए मैंने सांप सीढ़ी की तरह 1 1 1 को ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रखा है। उसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होंगे और बाकी जगह 0 0 0 होगा। ठीक है भाई, कोई नंबर नहीं हो सकता 1 की वजह? नहीं बेटा, उसको फिर हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैं यहां पर फोकस कर रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अपने मन से कोई दूसरी मैट्रिक्स न क्रिएट करिए। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो यही है जो मैंने आपकी स्क्रीन पे बना रखी है। ठीक है, ओके। तो एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 1 की जगह अगर हम कुछ और डाल दें, तो बेटा फिर वो एक मैट्रिक्स का टाइप होता है, वो क्वेश्चंस पे डिस्कस कर देंगे, उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसको अभी आप छोड़ दीजिए, पहले आप इधर ध्यान दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। होपफुली सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। लिख लिया? लिख लिया? यस सर, लिख लिया। यस सर। तो नेक्स्ट हेडिंग है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों, मैट्रिसेस में होने वाले ऑपरेशंस एक एक करके आपके सामने आएंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो ये तो बहुत आसान सा काम है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, जैसे क्या कहते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर तो तुमने ढेर सारा पढ़ा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर तो ढेर सारा पढ़ा है। क्या पढ़ते थे? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे, उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे, कहते थे ना। वैसे ही इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो वो तभी हो सकती हैं जब वो सेम ऑर्डर की भी हो और हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उन दोनों का इक्वल हो। यानी जो पहली मैट्रिक्स का पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट हो, वही दूसरी मैट्रिक्स का पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट हो। अगर ऐसा सारे एलिमेंट्स इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में आएगा। ओके, तो बच्चों आप इसको डेफिनेशन वाइज भी लिख सकते हैं। टू मैट्रिसेस, ठीक है, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी इक्वालिटी की बात करेंगे। टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल if their corresponding elements are equal। तो बच्चों, अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो पहली कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और साथ ही साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश करता हूं। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं लगाने जा रहा हूं, दिस इज योर एग्जाम्पल, और देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन बताता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपके सामने एग्जाम्पल है ये मैं यहां लिख देता हूं रैंडमली 2x + 4, यहां मैंने लिख दिया 3y - x, ये है आपका z + 2 और यहां पर है x + z। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 × 2 और दूसरी मैट्रिक्स है जो है 0 5 3 - 1। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो इसका भी 2 × 2, इसका भी 2 × 2 है, तो z की वैल्यू 1। तो बच्चों मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ फाइंड वैल्यू ऑफ x + y + z। x + y + z की वैल्यू बतानी है। तो हमारे सामने x + y + z की वैल्यू बतानी है, जिसको बताने के लिए 0। एक बच्चे ने अभी आंसर दिया कि सर इसकी वैल्यू जरूर निकल के आएगी, और इसकी वैल्यू सर निकल करके आने वाली है, कितनी आने वाली है? 0। बिल्कुल सही जवाब, इसकी वैल्यू 0 ही आ रही है। तो आपका फाइनल आंसर मैंने निकाल दिया है, दिस इज x + y + z = 0 आएगी। कैसे किया होगा आपने? पहले आपने कहा होगा कि सर इक्वेशंस बना ली, 2x + 4 को इक्वल कर दिया 0 के, 3y - x को इक्वल कर दिया 5 के, और z + 2 को इक्वल कर दिया 3 के, और x + z को इक्वल कर दिया -1 के। यहां से सर मैंने निकाल लिया और x + y + z 0 आ गया।
क्या हुआ बच्चों? सेकंड वाली क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी 3y - x हाँ 5। ठीक है, ये तो सिर्फ श्रद्धा के ऊपर है, जितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यहाँ तक हो गया? हाँ सर। यस। चलो भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों आगे यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। अगला क्वेश्चन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ सेम ऑर्डर के आप ऐड Matrices. कर सकते हैं मैट्रिसेस में। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए बच्चों, तो मैट्रिक्स का एडिशन भी बच्चों तभी पॉसिबल है जब वो सेम ऑर्डर, तभी वो ऐड हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो अब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं आपको लिखवा जरूर देता हूं। मैट्रिसेस ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस is possible only if they are of same order। मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल है जब वो सेम ऑर्डर की हो। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने मैं दो मैट्रिक्स लिख रहा हूं, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2। ये है 2 -1 0 6, ये है 4 7 2 -2। और बच्चों अगर हमसे पूछा जाता है a + b बताओ, तो वो आपके लिए काफी आसान सा काम है। आप सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे। नीचे 2। तो बच्चों मैंने आपके सामने मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने ऐड कर दिए। ओके, इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी पड़ेगी। तो दो लोग जो है सर एंटर। ओके, इसके बाद बच्चों आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, डालिए प्रॉपर्टीज वॉइस नहीं है। Sir, voice gone. वॉइस नहीं आ रही। ओके बच्चों, तो मैं आपको बता रहा था कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो बेसिकली कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव कहोगे कि सर मैंने फिजिक्स में भी पढ़ा है, कहोगे सर वो जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, क्योंकि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि A.B = B.A। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। उसी तरह से मैट्रिक्स में भी ये सारी प्रॉपर्टीज होती है कि अगर हम A और B मैट्रिक्स को ऐड करें या B और A मैट्रिक्स को ऐड करें, मतलब A + B जो होगा वो B + A के इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कहीं A + B आ जाए तो आप उसको B + A भी लिख सकते हैं। इसलिए हम उसको कहते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, देखने में आपको ये प्रॉपर्टी अभी नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये सारी डिफिकल्ट मोड में जाएंगी। तो इसलिए आपको धैर्य बना करके सारी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। तो बच्चों लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी में क्या होता है, जैसे मोर देन 2 मैट्रिक्स आ गई, जैसे A + B + C, अगर ये है इसका मतलब क्या हुआ कि आपने B और C को ऐड किया। हाँ यस, A + B + C, तो इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव। बहुत इजी है। तो बच्चों ये पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी आपको देखने में अभी ये सब ऑब्वियस लग रही होगी, लेकिन ये थोड़े दिनों में मतलब 1-2 टर्न के बाद ये बिल्कुल ऑब्वियस नहीं होगी।
आपको उसको लगाने के लिए भी बार बार सोचना पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, Additive inverse. कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, ध्यान से लिखिएगा, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है मैट्रिसेस में। दैट मींस अगर आपके पास लिखा हो a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, तो बच्चों यहां पे ये कैंसिलेशन आप कर सकते हैं कि a से a मैट्रिक्स को कैंसिल कर दिया और यहां से रिजल्ट आपके पास निकल के आ गया b इक्वल टू सी। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि अगर आपने लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, तो a से a आप कैंसिल कर सकते हैं, तो b इक्वल टू सी आ जाएगा। इससे ठीक है, पहले वाला पेज दिखाइए। कौन सा? इससे सर पहले वाला। सेकंड वाला दिखा दीजिए। हाँ सेकंड वाला देख लो बेटा, अभी देख लो, बिल्कुल देख लो। सेकंड वाले में कुछ ऐसा खास नहीं है, उसमें बस इतना लिखा है कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। तो जैसे आप लोग फिजिक्स में देखा होगा एसोसिएटिव वगैरह लॉ होता है, वैसे यहाँ पे भी ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। हाँ मल्टीप्लिकेशन में बाकी काफी कुछ खास होता है, तो उसके बाद आप बहुत आंखें खोल करके देखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में क्या कंडीशंस होती हैं, क्या लॉज होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वहां आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन में इन तीनों की कोई नहीं होल्ड करेगी ना सर? होगी सर, होल्ड करेगी सब्ट्रैक्शन अगर सेम ऑर्डर को हुआ तो। बिल्कुल, सब एक एक करके सीखोगे। चलो बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। सर आपने इनवर्स की प्रॉपर्टी नहीं बताई। इनवर्स बेटा अभी कहाँ आएगा, इनवर्स अभी नहीं पढ़ाते, इनवर्स बहुत आगे है अभी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सभी बच्चे यहां पर हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मल्टीप्लिकेशन जिन बच्चों को आता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मैं एकदम चिल्लाऊंगा नहीं, मैं धीरे धीरे बोलूंगा ताकि आप समझ लो। देखो भाई, मैं सबसे पहले लिख देता हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is done रो बाय कॉलम, यानी कि रो और कॉलम को आप मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन करते कैसे है ये जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। जरा अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में, उनको थोड़ा सा ध्यान से अब देखना पड़ेगा। 1 2 3 -4 5 6 बच्चों, मैंने दो मैट्रिक्स अभी आपके सामने लिख रहा हूं और मैं इनका मल्टीप्लिकेशन बताता हूं। सबसे पहले बच्चों आप ध्यान से देखिएगा कि इन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो मैं इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 3 रो है। हाँ हाँ मेरी बात सुनो, इसमें बच्चों 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। इसमें बच्चों 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आप उनका ऑर्डर देखो। तो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको स्पेशली यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही तब है जब पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम हो वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। तो पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। तो वो दोनों इक्वल है? कहोगे यस सर ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आप बिना मल्टीप्लाई किए ही बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3। तो बच्चों ये बात बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बच्चे थोड़े दोनों बाद क्या करते हैं, वो जबरदस्ती मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं और फिर एक टाइम बाद लगता है उनको कि क्वेश्चन एग्जाम में गलत आया है। लेकिन ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली लाइन जो एकदम नेसेसरी है वो आप समझ लीजिए कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की हम बात ही तभी करते हैं
जब पहली मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए, जैसा यहां पर है 2 और 2 दोनों इक्वल है। और दूसरा पॉइंट क्या बताया कि आप बिना मल्टीप्लाई किए ही बता सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर क्या आएगा, 3 क्रॉस 3। क्या मेरी बात सभी बच्चों को सुनाई दी? ओके, सुनाई दी तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर अब ये मल्टीप्लिकेशन रियलिटी में करके जरा चेक करते हैं, और बिल्कुल जल्दी ना मचाइएगा, क्योंकि अगर आप एक बार मल्टीप्लाई ढंग से सीख जाते हैं तो फिर आपकी दिक्कत काफी सारी खत्म भी हो जाती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही, क्योंकि एडिशन तो कोई छोटा बच्चे को भी दोगे तो एडिशन वो भी कर लेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बार बार फंसता है लोगों का, वो भूल जाते हैं, उल्टा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हमने तो यहाँ पे देख ही लिया कि इन दोनों मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि वो पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहले। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लाई करने का तरीका, मेरी बात अभी भी ध्यान से सुनिए। तो बच्चों पहली मैट्रिक्स का आप रो फिक्स कर लीजिए, ठीक है, पहली मैट्रिक्स का आप रो फिक्स कर लीजिए, और उसका एक बार इस रो के एलिमेंट को एक बार ओवरलैप करिए दूसरी मैट्रिक्स के पहली कॉलम पे, फिर दूसरी कॉलम पे, फिर तीसरी कॉलम पे, आपको ओवरलैप करना है। फिर आप दूसरी रो लीजिए, फिर इसकी ओवरलैपिंग करिए इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। फिर तीसरी कॉलम लेनी है, फिर इसकी ओवरलैपिंग करिए इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। अब आप कहोगे कि ये सर हुआ कैसे? हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये रो वाइज कॉलम हो रहा है। देखो कैसे करते हैं, पहले लिखो 1 into 4, ठीक है, फिर लिखो 2 into 7। कहोगे सर कैसे हुआ? देखो 1 का 4 से किया, 2 का 7 से किया, हो गया कंप्लीट, और तो कोई है नहीं। अब क्या करो, 1 का 5 से करो, 2 का -8 से करो, करो 1 का 5 से करो और 2 का -8 से करो, हो गया। फिर क्या करोगे, 1 का 6 से करोगे और 2 का 2 से करोगे, 6 समझ में आया? तो 1 into 6 अभी पूरा पूरा लिखते हैं, प्लस 2 into 2। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी मैंने पहली रो को दूसरी मैट्रिक्स की तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर से देखो, जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखो। देखो बच्चों ये दूसरी रो है, ठीक है, एक बार इसका 3 से करोगे, 3 का इंटू 4 से करोगे, -4 का 7 से करोगे, फिर 3 का करोगे 5 से, फिर -4 का करोगे -8 से, फिर 3 का करोगे 6 से, -4 का करोगे 2 से। हो गया तीनों में? तो एक एक करके करो, जैसे ऊपर का किया वैसे नीचे का करो। चलो बताओ, 3 into 4, 3 into 4 7 into minus -4, -4 3 into 5, 5 फिर -8 into -4 into -8, फिर 3 into 6 6 प्लस 2 into -4, फिर 5 into 5 into 4, 4 7 plus 6 into into 6, 6 5 into 5, 6 Minus- into -8, 5 into 6, 6 Plus into 12. 2। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपकी जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 ही बन करके आई है, और ये आप पहले से जानते थे, ठीक है? ओके भाई, आप 18. समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ, अभी वेट करो। तो बच्चों आप समझने की कोशिश करो कि ये मल्टीप्लिकेशन मैंने कैसे किया है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। अभी जो मैंने मल्टीप्लाई किया वो मैंने ए का बी से किया है, लेकिन अगर आप यही मल्टीप्लाई बी का ए से करोगे तो ये सेम मैट्रिक्स नहीं आएगी। इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरह, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर क्या एलिमेंट आया, यहाँ पे आएगा 18। 18 आप बता दो 11 और क्या आएगा, -11 11 ये 6 और 4 10. 10, तो नीचे फिर आएगा -16 47 हाँ फिर हाँ अभी 47 लिखते हैं, फिर 10 57 10 फिर 10 फिर 62 62 -23 सर फिर 42 और 3 into 3 कंप्लीट। ये इसका ऑर्डर। तो बच्चों आप देख सकते हैं, तो बच्चों आपको इतना घबराना नहीं है। अगर कुछ बच्चे पहले से बता रहे हैं तो उन्होंने थोड़ा पहले से भी पढ़ रखा है,
इसलिए उन लोग को आता है, तो आप भी थोड़े दिनों में जवाब देना चालू कर देंगे, मतलब अगले टर्न से, क्योंकि आपको भी कुछ ना कुछ आइडियाज का लग जाएगा तब तक। तो बच्चों आप लोग को भी सीखना है दूसरे बच्चों की तरह, पहले से आपको भी जवाब देना होगा अगली क्लासेस से, लेकिन पहले आपको ये तो पता हो ना कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। मल्टीप्लिकेशन ही नहीं पता है तो जवाब क्या दोगे, तब तो ना जवाब दे पाओगे। अब लेकिन बच्चों हम इसमें एक और आपको बात बताते हैं, मेरी बात और ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपने क्या किया था, अभी ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ये तो किया। तो एक बार यार फिर से चेक कर लेते हैं ए मैट्रिक्स क्या थी, जस्ट वेट। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3 क्रॉस 2 और आपने मल्टीप्लाई किया 2 क्रॉस 3 के साथ। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे और मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर क्या आया, 3 क्रॉस 3। तो बेटा इसका ऑर्डर आया ए बी का 3 क्रॉस 3। अब ध्यान से देखो बच्चों, पहले आप बी ए लिखो, बी ए लिखो, तो बी आएगा पहले और ए का ऑर्डर आएगा बाद में। तो बच्चों देखो क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कहोगे सर बिल्कुल पॉसिबल है। यस सर, यस सर। और 2 into 2 मल्टीप्लाई आएगा। करने पर ऑर्डर आएगा 2 2 क्रॉस into 2। तो तुमने कहा 2 सर cross 3 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2 में तो बिल्कुल है। डिफरेंस है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरह से लिखवा दिया है, लेकिन आप याद भी रखिएगा। ओके, हाँ हाँ ऊपर कहाँ कर दें, ये लो ये कर दिया। तो बच्चों अगर आज के टर्न पे आप मल्टीप्लिकेशन सीख ले जाते हो तो समझ लो जंग जीत ली, क्योंकि मैट्रिसेस में बच्चों को मल्टीप्लिकेशन ही करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपको बिगिनिंग लेवल पे डिफिकल्ट लगेगा। जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होगा, आप थोड़े क्वेश्चंस लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो मल्टीप्लिकेशन आपको फिर आने लगेगा, फिर वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा टेलीग्राम में, मल्टीप्लिकेशन की बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो बच्चों इसके आगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले बच्चों जो बात मैंने आपको बताई वो लिखवा भी देता हूं, अब आप लिख लीजिए। ओके, यहां पे आप लिख लीजिए, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये याद रखिएगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, दैट इज commutative property does not होल्ड ऑन दिस मैट्रिक्स। not hold, ये होल्ड नहीं करती है। ठीक है, लेकिन कुछ मैट्रिक्स ऐसी कभी कभार बन करके आ जाती है यहां पर, मतलब ए बी वैसे तो नॉट इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है वहां पर ए बी और बी ए इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्पेशल टाइप होगी जो मैं आपको आगे बाद में डिस्कस करूंगा। इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है कि दे मे बी इक्वल, ठीक है, फॉर स्पेशल सेट ऑफ मैट्रिसेस। ऐसे समझ लो जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि क्रोमियम और कॉपर में 4s में एक इलेक्ट्रॉन आता है, ये एक्सेप्शन है। उसी तरीके से मैथ्स में भी एक्सेप्शंस होते हैं कुछ ना कुछ, कि कोई स्पेशल सेट ऑफ मैट्रिसेस होगा, वहां पे हो सकता है दोनों इक्वल आ जाए। तो आती है इक्वल, लेकिन वो बताऊंगा बाद में कहां पे आती है। ओके, तो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल देखिए, और बच्चों ये याद रखिएगा ए बी और बी ए आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन उनमें एक रिलेशन होता है कि ए बी और बी ए का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। यदि ए और बी का जो प्रोडक्ट है अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ा रखी है आज ही के टर्म पे, ठीक है ना। यदि ए और बी का प्रोडक्ट यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा जो ए बी का प्रोडक्ट होगा
वही बीए का भी प्रोडक्ट होगा, वो सेम हो जाएंगे। और ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि जो बी है, वो मैट्रिक्स जो बी है वो ए का इनवर्स है, जिसको हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया, ठीक है। ओके, तो मैंने बच्चों, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। मैंने कहा ए बी और बी ए इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन किस केस में? जब ए बी या बी ए का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। उस केस में ए बी और बी ए का प्रोडक्ट इक्वल आएगा, ठीक है। और ऐसे केस में हम बी को कहते हैं कि वो ए का क्या है? इनवर्स है। ओके बच्चों, तो आई थिंक मैंने 2 बार बात आपको चिल्ला के बताई है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। सर एक और केस भी हो सकता है जिसमें हाँ। ए या बी कोई एक आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। तो ठीक है, ओके। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो बच्चों ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान से लिखिए, मैंने आपको लिखवाना स्टार्ट कर दिया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। यस बेटा। अभी आपने ऊपर कहा कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए नहीं होगा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो सर लेकिन हम लोग इसका एंटी कम्यूट तो हो सकता है। क्या मतलब? एंटी कम्यूट तो हो सकता है, लेकिन कौन सा एंटी मतलब? एंटी कम्यूट सर कम्यूट नहीं हो सकता, लेकिन एंटी कम्यूट मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b इंटू ए, वो तो पॉसिबल है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बाकी तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब वो इक्वल नहीं होना चाहिए। नहीं, एंटी कम्यूट नहीं हो सकता, मतलब माइनस बी ए हो सकता है ना। माइनस बी ए हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, वो तो AB इक्वल नहीं होगा बस। समझ नहीं रहे सर आप। अगर किसी भी मैट्रिक्स में बाहर माइनस लगा हुआ है तो वो तो मैट्रिक्स हाँ। डिफरेंट हो गई ना उससे। ओके, ए बी प्लस ए सी। ओके, तो बच्चों अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स लिखी है जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर हैं और दूसरी मैट्रिक्स लिखी है जिसमें सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो वो मैट्रिक्स सेम नहीं होती, वो अलग अलग होती है। ओके, तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a टाइम्स b प्लस c इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको याद रखनी होगी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, उसको हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, आपको याद रखना होगा। चलिए बच्चों, मैं ऐसा करता हूं, आपको एक क्वेश्चन देता हूं और देखो, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन का आंसर गलत बताओगे। चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको। आइए बच्चों, लिखता हूं, इफ ए इज इक्वल टू, आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन जेई मेन का ही है और वो इतनी से ही पार्ट से बन जाता है। अल्फा जो है वो ये है, सॉरी, ए आपका मैट्रिक्स ये है और बी आपका मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरह से है, 1 0 5 1। ये आपके ए और बी दो मैट्रिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन इज फिनिश। अब 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं ऑप्शंस वगैरह नहीं लिख रहा हूं, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो क्या आप करना स्टार्ट कर रहे हो? यस सर। एक मिनट से ट्राई कर। ए स्क्वायर इक्वल टू बी, आपको इसको यूज करना है और अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो ये ज्यादातर 90% जनता का क्वेश्चन ये जेईई मेंस में गलत था। तो अब मैं देखूं कि आप जरा जितनी बातें मैंने सिखाई है आप उसको अप्लाई कर भी पा रहे हो कि सिर्फ ऐसे ही तुम लोग बैठे हुए हो।
तो बच्चों अगर आपको ए स्क्वायर देख के डर लगता है तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा काम थोड़ा ना लिख दिया मैंने। तो बच्चों ए इंटू ए का मतलब ये हुआ कि आपको ये दो मैट्रिक्स लिख करके मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी, तभी आपका ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब मैं रफ में निकाल लूंगा। हाँ, क्या आंसर आया? क्वेश्चन ही गलत है, 2 वैल्यूज आ रहे हैं। ओके, एक बच्चे ने बताया क्वेश्चन गलत है। गुड, मतलब ऐसे कहो ना कि Question अल्फा सही है। एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, ऐसे ना मतलब कहो exist क्वेश्चन, सुनो 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 सुनो, ऐसे नहीं ठीक है। कहते क्वेश्चन गलत है। ऐसे कहना होता है कि सर अल्फा डज None नॉट एग्जिस्ट। जैसे आप कहते हो ना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, वैसे आप Yes. कहोगे अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, Yes, yes. तो एक बच्चे ने अभी आंसर बताया अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, एक बच्चे का आंसर मेरे पास आया है 4। सर एग्जिस्ट Okay. नहीं कर रहा क्वेश्चन। दो वैल्यूज आ रही। एग्जिस्ट 2 वैल्यूज है। हाँ, थोड़ा सा शांति रखो, मेरे को अल्फा स्क्वायर, ये हो गया अल्फा सर एक बार एग्जिट करेगा, एक बार एग्जिट नहीं करेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 फेज 1 आ रही तो एग्जिट नहीं कर रहा और नीचे वाले में एग्जिट कर रहा है। ये बच्चों आपका मैंने अभी अभी ए स्क्वायर लिखा है, सॉरी हाँ ए स्क्वायर मैंने लिखा है, और ए सर स्क्वायर इस वाले केस में हाँ। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 एग्जिट नहीं कर रहा। हाँ हाँ, अभी रुको मैंने लिखने दो। ये देखो बच्चों, मैंने अभी आपके सामने ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी लिख दिया है। जब मैंने इसको लिखा ना, तो मेरे पास यहां से अल्फा क्या करूंगा, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए। अगर दो मैट्रिक्स बच्चों इक्वल हो गए हैं तो आप क्या कहोगे कि सर आपने पढ़ाया था कि हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तो मैंने उसको इक्वल कर दिया। ठीक है ना, तो सर यहां से अल्फा की वैल्यू आ रही है प्लस प्लस माइनस -1 और यहां और से यहाँ अल्फा 4 की आ रही है। वैल्यू आ रही है 4। 4। तो सर अगर हम अल्फा की वैल्यू 4 लेते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी हो रहा है क्या? नो सर। नहीं हो रहा No, है। sir. अल्फा स्क्वायर इक्वल मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू बी, उस इक्वेशन को अल्फा इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए भाई, आपके पास रिलेशन क्या है? आपके पास रिलेशन है ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, यही तो रिलेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो आप अल्फा की जो भी वैल्यू निकाले उसके लिए दोनों मैट्रिक्स, मेरी बात सुनो, अल्फा की आप जो वैल्यू निकाले उसके लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए। लेकिन आप अल्फा की जो भी वैल्यू निकालोगे, चाहे आप यहाँ 1 रखो तो भी दोनों इक्वल नहीं होंगी, -1 रखो तो भी ये दोनों इक्वल नहीं होंगी, और कौन सी थी 4 रखो तो भी दोनों इक्वल नहीं होंगी। तो दैट मीन्स नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं क्लास में जो उन्होंने पहले ही खोज लिया कि सर नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उन बच्चों में सबसे पहले हमारा एक प्रिय शिष्य है, उस शिष्य का नाम है, अरे अच्छा, अंशुमन ने पहले लिखा 0, फिर लिख दिया 4, फिर उसके बाद लिखा डज नॉट एग्जिस्ट। ओके चलो कोई बात नहीं, लेकिन चलो फाइनली समझ तो गई। ओके चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो इसी बेसिस पे मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी देता हूं ताकि आपकी थोड़ी सी ताकत बन जाए क्वेश्चंस करने में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान से देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मैं आपके सामने जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। 1x1 1 2 3 4 5 6 3 2 5 और उसके बाद है 1 -2 3। तो बच्चों यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मैंने कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन। यहां से आप सभी लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल ताकत लगाइए x की वैल्यू निकालने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो बच्चों यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है।
बिल्कुल शांति बनाते हुए, बिल्कुल पेशेंस रखते हुए, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, मेंस का ही क्वेश्चन है, सिर्फ इतनी थ्योरी पे ही है, इतनी थ्योरी जितनी हमने पढ़ाई उसमें ये क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहें तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू, ठीक है, ऑप्शंस, ओके, हम इसको MCQ में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट क्या करना, आंसर दिए हुए एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना, तो मैं चारों आंसर्स लिख देता हूं। एक आंसर आ रहा है माइनस का 5/3, एक है 4/3, एक है 2/3 और एक है 7/3। ये चार आंसर बच्चों आपके पास गिवन, ABCD, आपको बताना है ABCD में कौन सा सही जवाब है। मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही लोग बच्चा खा जाते हैं। तो कहोगे सर मल्टीप्लाई पहले कौन सी दो मैट्रिक्स को करें, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। एक काम करो, अगर आप उसको जल्दी करना चाहते हो तो इसको सबसे आखिरी में लेना, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो। कौन सा आंसर आया बच्चों? ओके बच्चों, मैं इसके साथ एक टाइमर चालू कर देता हूं, ये टाइमर चालू, ऐसे पता नहीं पड़ता है कि टाइम कितना हुआ। आंसर दिखा, ऑप्शन दिखा दीजिए सर। हाँ, पहला ऑप्शन है -5/3, दूसरा ऑप्शन है -4/3, तीसरा ऑप्शन है -7/3, चौथा ऑप्शन क्या आ रहा है? पहले चाहिए 5 - 5/3। ओके, एक बच्चे ने आंसर बताया है समय से पहले -5/3। अच्छा, आयुष वर्मा, आयुष वर्मा, अच्छा आयुष वर्मा ने भी आंसर भेजा, आयुष वर्मा होगा, स्पेलिंग गलत लिख दी होगी। तो बच्चों टाइम इज फिनिश, सिर्फ दो बच्चों ने आंसर बताया, तो मैं अब इसको करना स्टार्ट कर रहा हूं फाइनली। तो बच्चों इसको अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो आप एक ध्यान से देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एक मिनट। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले आप इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, जिसपे मैं मार्क कर रहा हूं ब्लैक कलर से। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना फिर आपको नहीं तो x हर जगह इन्वॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन ज्यादा बड़ी बनेंगी। ठीक है, तो बच्चों ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? कहोगे सर 3x3। इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर? 3x1। तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस सर। 3x। हाँ सर पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों सेम है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक 3x1 मैट्रिक्स बनेगी। यानी कि कोई बच्चा बता सकता है जिसने आंसर निकाला है कि वो 3x1 मैट्रिक्स नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊं कि मैं डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट लिख लीजिए। ऐसा कोई बच्चा जिसको मल्टीप्लिकेशन की नीड हो तो वो मेरे को बता सकता है। एक 3x1 मैट्रिक्स आपकी बनेगी और उसके एलिमेंट होंगे 6 और यहाँ आएगा 12 और ये आएगा 14। सर एक बार कर दीजिए मल्टीप्लाई। ओके बिल्कुल कर देते हैं बेटा, जस्ट वेट, इसको मैं रफ कर देता हूँ फिर, जस्ट वेट करो फिर। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन आपको प्रॉब्लम में ले आ सकता है, तो मल्टीप्लिकेशन आप जरूर सीख लीजिए, बिल्कुल डिफरेंशिएशन की तरह है ये। सारे के सारे 8 लेक्चर्स में मल्टीप्लिकेशन कॉमन होगा। स्टार्ट करते हैं, आइए। तो सबसे पहले क्या सिखाया था बेटा? इस रो को इस कॉलम में करो, ठीक है। अब जरा करो, क्या इस रो का क्या अगली कॉलम में होगा? अब अगला आगे कुछ है ही नहीं तो आगे कैसे होगा? तो आप कैसे करोगे? इस रो का इस कॉलम में करोगे, फिर इस रो का इस कॉलम में करोगे, फिर इस रो का इस कॉलम में करोगे, बस यही तो होगा। और आपको ऑर्डर तो पहले से पता है ना, तो वो तो आपको ऑलरेडी हेल्प कर रहा है। चलिए 1 × 1 + 2 × -2 + 3 × 3 चेक करो। 4 × 1 + 5 × -2
प्लस 6 इंटू 3, फिर से चेक करो, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 3। बच्चों ये 3 क्रॉस 3 नहीं है, ये लिखने में बड़ा दिख रहा है, ठीक है, ये है 3 क्रॉस 1। ये बच्चों 6 सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा, 6 12 सिंप्लीफाई होकर के अभी हमने लिखा था रिजल्ट, इसका रिजल्ट आएगा 6 12 14 6 12 14, ये आएगा। तो बच्चों पहले हमने इन दो मैट्रिक्स को इसलिए लेना बेस्ट समझा क्योंकि इसमें x नहीं है, ऐसे फिर हर जगह नहीं तो x भी इन्वॉल्व हो जाता, ज्यादा इक्वेशंस बनती। चलो 1x1 6 12 14, चलो बच्चों इक्वल 6 टू plus 12x 6 plus 12x plus 14 is equal to 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो इक्वल टू 0 लिखा हुआ है वो एक नल मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो कहोगे सर ये दोनों तो इक्वल है, और इसको मल्टीप्लाई करने पर एक 1 क्रॉस 1 यानी कि एक सिंगल एलिमेंट आएगा। तो सिंगल एलिमेंट लिखना चालू कर, तो कैसे लिखोगे, 1 इंटू 6 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। छिप गया, मैं दोबारा लिख देता हूं, कोई बात नहीं। 6 प्लस 12x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 12x इज इक्वल टू -20, यहां से x आ गया -20/12 यानी कि माइनस का 5/3। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, ठीक है। आपका मैंने फुल और फाइनल आंसर एकदम निकाल करके आपको दे दिया है। ठीक है, ओके। यस सर। सर एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। अभी कर देते हो। ओके भार्गवी बेटा, तुमको समझ में आया? आज कोई गर्ल्स में तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया। भार्गवी समझ में आया? पीयूषी तुमको बेटा समझ में आया? हो क्लास? Yes, sir. पीयूषी ओके। तो बच्चों अब जो है इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग चलती है, और नेक्स्ट हेडिंग का नाम होता है द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग का बच्चों नाम है द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर क्लास का टाइम ओवर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में, मेरा बच्चों 3 क्लासेस लगातार है, तो 3 क्लासेस में आज L1 हो गया है, उसमें आपका L2 L3 L4 ये 3 क्लासेस में लगातार होगा। द ट्रांसपोज में रो टू कॉलम और कॉलम टू रो इंटरचेंज करते रहेंगे। यस बेटा, यस। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सब बच्चे यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें कुछ भी नहीं होता। जैसे बच्चों आपके पास कोई मैट्रिक्स मैंने लिख करके दी है, तो आप मैट्रिक्स लिखो पहले, फिर मैं बताता हूँ। जैसे ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। तो जैसा कि हमारे छात्र ने बताया, हरप्रीत ने, कि इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, ये बहुत इजी काम होता है। इसमें बस क्या करते हैं, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं और कॉलम को रो की जगह कर देते हैं। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे हो जाएगा और ये वाला पार्ट वो ऐसे हो जाएगा, मतलब रो और कॉलम इंटरचेंज कर देना। और ट्रांसपोज लेने के लिए ऊपर ए के ऊपर डैश लगा देते हैं। तो ये हो गया, देखो 1 5, ध्यान से देखो, 1 और 5 यहां चला गया और 2 और -8 ऐसे हो गया। मतलब इंटरचेंज करना है, जो रो में दिख रहा है उसको कॉलम में ले आओ, या जो कॉलम में दिख रहा है उसको रो में ले आओ, एक ही बात है। और बच्चों बड़ी इसमें बड़ी अच्छी बात भी होती है कि अगर आप इस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज ले लोगे, आप वो ए मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर से ट्रांसपोज ले लोगे तो ये वापस वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाएगी।
इसलिए बच्चों बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, तो मैं प्रॉपर्टीज भी लिख दूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या है, और उसके साथ फिर मैं क्लास ओवर कर दूं। तो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस। देखिए अभी मैंने बताया कि ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। बच्चों ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये देखने में ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन में नहीं कर पाएंगे। ये a प्लस बी का होल ट्रांसपोज होती है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये इस तरह से स्प्लिट हो जाता है ट्रांसपोज। a इंटू बी का होल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। यस 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 बच्चों, सभी लोग इसकी प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है। एबीसी का होल ट्रांसपोज है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ओके बच्चों, यहां तक हम लोग क्लास को होल्ड करते हैं, यहाँ पे रोक लेते हैं। आप बस ये प्रॉपर्टीज जरूर लिख लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज ऑब्वियस नहीं है, इसलिए आप इनको जरूर लिख लीजिएगा।